नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम संधि के अंतर्गत विसर्ग संधि के नियमों को जानेंगे। विसर्ग संधि कहते किसको हैं उसे जानेंगे। तो विसर्ग का चिन्ह आप लोगों को मालूम होगा। तो विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आए और तब जो संधि होगी उसमें जो विकार या परिवर्तन आएंगे उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। विसर्ग संधि के भी कुछ नियम हैं, उन नियमों को हम जानते हैं ताकि संधि करना, संधि विच्छेद करना और सरल हो जाएगा। और उसे हम पहचानेंगे कैसे, वो भी जब हम उसका विच्छेद करेंगे तो विच्छेद करने के बाद विसर्ग चिन्ह लगा होगा तो हम इस तरीके से उसकी पहचान कर सकते हैं। कई बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो स्वर, व्यंजन अथवा विसर्ग संधि में से किस संधि का वह उदाहरण है उसके नाम लिखने होते हैं। तो आपको ये तभी संभव हो पाएगा जब आप उसका सही से संधि विच्छेद करेंगे। तो आइए विसर्ग संधि के नियम को जानते हैं। यदि विसर्ग से पूर्व, विसर्ग से पहले क्या हो, अस्वर हो, जैसे मन सर में क्या है, अ है, सब में अ है, तथा आगे भी अस्वर हो, यानी दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है वो भी अ हो, तो क्या होगा, इसके अलावा, अ के अलावा दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है वो तीसरे, चौथे या पांचवें वर्ण, यानी कि जो पांचों वर्ण है उसमें से तीसरा, चौथा, पांचवा, आप देख सकते हैं ये सब क्या है, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये हो या य, र, ल, व, श, इनमें से कोई व्यंजन हो तो क्या परिवर्तन होगा, विसर्ग ओ में बदल जाएगा, विसर्ग ओ में बदलेगा। अब उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, जैसे मन जमा अनुकूल, यहां विसर्ग से पूर्व अ है, उसके बाद अ आया तो क्या होगा, नियम क्या कहता है, विसर्ग ओ में बदल जाएगा। तो यहां क्या बनेगा, मन जमा अनुकूल, मनोनुकूल, तमः जमा गुण, तमोगुण, रजः जमा गुण, रजोगुण। अब इसी प्रकार मनः जमा बल क्या बनेगा, बिल्कुल सही, मनोबल। ठीक इसी तरीके से सरह जमा ज, इसमें ये वर्ण आया, तब भी नियम कहता है विसर्ग के बाद ओ होगा, तो ये विसर्ग किसमें बदलेगा, ओ में। तो सरह जमा ज क्या बनेगा, सरोज। ठीक इसी प्रकार यशः जमा द, दा, तो ये वर्ण आया, तब भी विसर्ग किसमें बदलेगा, ओ में। वो यशः जमा दा क्या बनेगा, यशोदा। ठीक इसी तरीके से मनः जमा रंजन, अब हम बात कर रहे हैं यहां कि इनमें से र आया तो क्या बनेगा, मनः जमा रंजन, मनोरंजन। बेहद सरल है, आप इस नियम को ध्यान में रखें। और तो परिवर्तन जो है विसर्ग किसमें, ओ में बदल जाएगा, यानी कि विसर्ग के ठीक पहले जो भी वर्ण है उस पर ओ की मात्रा लग जाएगी। जैसे सरह जमा वरण क्या बनेगा, सरोवर, र पर ओ की मात्रा लगी, तपह जमा वन, तो प पे क्या है, ओ की मात्रा लगी, तो क्या बनेगा, तपोवन। बेहद सरल है। ठीक इसी तरीके से मनः जमा हर, यहां इसमें शब्द ह भी आप कर सकते हैं, तो
श, ह, छत्र, यहाँ ह आया तो मनः जमा हर क्या बनेगा? मनोहर। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि विसर्ग ओ में बदल जा रहा है अगर ये सारे व्यंजन आते हैं तो। अब हम इसके अगले नियम की ओर बढ़ेंगे। अब हम विसर्ग से संबंधित दूसरा नियम देखते हैं। नियम कहता है कि यदि विसर्ग से पूर्व अ या आ को छोड़कर, यानी विसर्ग से पूर्व जैसे यहाँ ई है और ई है, तो आ को छोड़कर बाकी कोई भी स्वर आए और उसके बाद कोई भी स्वर हो या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो, जैसा कि पहले वाले नियम में भी था, तो इनमें से कोई व्यंजन हो या य, ल, व और ह, इनमें से कोई व्यंजन हो तो विसर्ग किसमें बदलेगा? र में। र के अलावा जैसी मात्रा होगी, यदि अ होगी तो र होगा, आ होगी तो रा हो जाएगा, उ है तो रू हो जाएगा। इस तरीके से उसमें मात्रा के हिसाब से र में लगेंगे। जैसे उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं, नि जमा अर्थक क्या बनेगा? निरर्थक। निह जमा आशा क्या बनेगा? मैंने बताया कि जैसी मात्रा होगी वह उस हिसाब से नी के बाद र में मात्रा लगेगी, तो नी, निह जमा आशा निराशा। ठीक इसी तरीके से निह जमा उपाय क्या बनेगा? निरुपाय, र में उ की मात्रा। ठीक इसी तरीके से निह जमा धन क्या बनेगा? निर्धन। निह का आशी जमा वाद क्या बनेगा? आशीर्वाद। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो अब तक आशीर्वाद सही प्रकार से लिख नहीं पाते, तो आप देखिए कि किस तरीके से। और ये जो र लगा वो क्यों लगा? क्योंकि नियम कहता है कि यदि विसर्ग से पूर्व और आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर हो और उसके बाद यदि य, ल, व, ह में से कोई आए, तो यहाँ व आया तो इस कारण से आधा र हो गया जो कि व पे चला गया, तो आशीर्वाद हो गया। यहाँ है निह जमा विकार क्या बनेगा? निर्विकार। यहाँ निह जमा धूम, धूम तो क्या बनेगा? निर्धूम। निह जमा जन क्या बनेगा? निर्जन। उम्मीद करता हूं कि ये नियम स्पष्ट हो गया होगा। अब हम अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि किसी विसर्ग से पूर्व यानी पहले कोई स्वर हो और उससे परे, उससे भिन्न च या छ यानी दूसरे शब्द का पहला वर्ण के रूप में क्या हो? च, छ या संजम वाला श ये आए तो क्या होगा? विसर्ग संजम वाले श में बदल जाएगा, आधा श हो जाएगा। जैसे निह जमा छल क्या बनेगा? निश्चल। आधा तालव्य श में बदल जाएगा, निश्चल हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से निह जमा शंक क्या बनेगा? फिर निशंक। और निह जमा चे क्या बनेगा? ये तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा शब्द निश्चय।
अब सेम बिल्कुल इसी परिस्थिति में यदि च, छ या श की जगह त या स व्यंजन हो तो विसर्ग क्या होगा, क्या परिवर्तन आएगा विसर्ग में, वो दंत स में बदल जाएगा। अब उदाहरण स्वरूप देखते हैं। ये जो 3 उदाहरण हैं वो इस नियम के हैं जिसमें नि जमा तेज क्या बनेगा, निस्तेज, आधा स निस्तेज। नमः जमा ते क्या बनेगा, नमस्ते। उम्मीद करता हूं नमस्ते मैं आप लोग कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। उसको अगर विच्छेद करना हो तो बहुत ही सरलता से आप कर देंगे। यहाँ दुह जमा साहस क्या बनेगा, दुस्साहस। शब्द सुने होंगे आप लोग। तो इस तरीके से ये नियम कहता है कि कौन सा शब्द किस आधार पर लगेंगे। ये यहाँ च और छ था और या तालव्य श था तो इस वाले स में बदल गया, तालव्य श में। और यदि त और स है तो किस में बदलेगा, इस वाले स में बदल जाएगा। अब अगला नियम देखते हैं। अब हम विसर्ग संधि के अगले नियम की ओर बढ़ते हैं जिसमें बता रहे हैं कि यदि पूर्व पद के अंत में विसर्ग से पूर्व, यानी पहले शब्द के अंत में विसर्ग से पहले अ या आ स्वर हो और उसके बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण यदि क हो तो क्या होगा, जो विसर्ग है वो स में बदल जाएगा। जैसे नमः जमाकार नमस्कार, पुरः जमाकार पुरस्कार, ठीक इसी तरीके से अगला नियम कहता है कि यदि विसर्ग से पूर्व, यदि विसर्ग से पूर्व छोटी ई अथवा उ हो तो उसके बाद यदि दूसरे शब्द का पहला वर्ण के रूप में क ख आए, क ख आए या प फ में से कोई व्यंजन आए तो क्या होगा, विसर्ग षट्कोण वाला श में बदल जाएगा। जैसे निह जमा कलम क्या बनेगा, निष्कलंक। यहाँ क होने पर ये वाला शब्द इस स में परिवर्तित हुआ था। क्यों, क्योंकि वहां विसर्ग से पूर्व अ या आ आया था, लेकिन यहाँ क्या है, ई आया। इस कारण से क होने के बावजूद ये षट्कोण वाले स में बदला है। दुह जमा कर्म क्या बनेगा, क्या बनेगा, दुष्कर्म। धनु जमा टंकार क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ नियम के अनुसार क्या आया, ट क में से आया तो, या फिर प फ में से आया तो क्या बनेगा, धनुष टंकार। चतुर जमा पद क्या बनेगा, चतुष्पद। निह जमा फल निष्फल। बेहद सरल है। आप इन शब्दों को जितना ध्यान में रखेंगे आपके समझ में आएगा किस तरीके से कौन सा विसर्ग है और कैसे उसका विच्छेद कर पाएंगे। अगला नियम कहता है कि यदि किसी
विसर्ग से पूर्व अ या अथवा आ हो और उसके बाद कोई दूसरा स्वर हो, आ को छोड़कर बाकी कोई भिन्न स्वर हो, तो क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। खासतौर से ए, देखिए अतः और एव क्या बन गया, अत एव बन गया, विसर्ग हट गया। विसर्ग से संबंधित अंतिम नियम कहता है कि विसर्ग के बाद यानी पहले शब्द में जो कुछ भी जो भी शब्द है उसके आगे विसर्ग लगाए और उसके बाद दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है वो यदि र से प्रारंभ हो रहा हो तो क्या होगा कि विसर्ग का लोप भी होगा और जो विसर्ग से पहले ई की मात्रा थी या ऊ की होगी वो दीर्घ में बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं नि जमा रोग, विसर्ग के बाद र आया, इस कारण से दीर्घ में बदल गया, क्या बना, निरोग। आप लोग ध्यान रखिएगा निरोग किस तरीके से लिखते हैं, अगर आप छोटी की मात्रा लगाते हैं तो वह अशुद्ध होगा। ठीक इसी तरीके से निह जमा रव नीरव, निह जमा रज नीरज, इस तरीके से शब्द बनेंगे। अब प्यारे विद्यार्थियों, विसर्ग के सभी नियमों और उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के उदाहरणों को हमने देखा। अब हम हिंदी की कुछ संधियां जिसमें इस तरह के स्वर व्यंजन और विसर्ग के नियम नहीं लगते, इनके बिल्कुल भिन्न नियम हैं, भिन्न तरीके से परिवर्तित होता है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे अब और ही शब्द बना अभी, कहाँ और ही कहीं, आधा पका अधपका, घोड़ा और सवार घुड़सवार, पानी और घाट पनघट, लकड़ी और हारा लकड़हारा, आधा और खिला अधखिला। तो इस तरीके से जो हिंदी की संधियां हैं इन शब्दों को भी आप ध्यान में रखिएगा और अधिकाधिक अभ्यास कीजिएगा। पहले विद्यार्थियों, संधि के जो तीनों ही भेद हैं और उसके जो नियम हैं और उसके अलावा जो हिंदी की संधियां हैं, इन सब का इससे संबंधित जो संधि और विच्छेद जितने भी शब्द हैं उदाहरण स्वरूप, उन सबका आप अधिकाधिक अभ्यास करेंगे और उसे आत्मसात करने की कोशिश करेंगे कि ये किस रूप में परिवर्तित हुआ है, तो आप बेहतर तरीके से संधि को समझ पाएंगे और भविष्य में इस संधि विषय, संधि से संबंधित जो शब्द हैं, संधि विच्छेद करना, संधि करना, शब्द की पहचान करना कि वह स्वर संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है अथवा विसर्ग का उदाहरण है अथवा वो हिंदी की संधियां हैं, तो आप सुगमता से उसे पहचान पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।